नमस्कार दोस्तों, हमारे अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एमपीपीएससी व्यापम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज से दोस्तों हम आपके लिए एक नई सीरीज जिसमें हम जो अदर सब्जेक्ट हैं, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, सभी के जो टॉपिक हैं वो आपको कवर कराएंगे। ये टॉपिक दोस्तों आप हिस्ट्री का भी मान सकते हो, पॉलिटी का भी मान सकते हो। इसमें दोस्तों हमारा जो संविधान है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम आपको इसके साथ चर्चा करेंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पहले आप सभी को मालूम है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। उसके बाद में देखिए, ये जो एक्ट थे जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया 1784 वाला, इनकी ज़रूरत एक्चुअल में पड़ी क्यों? क्योंकि दोस्तों इसी बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में दो युद्ध जीते थे। एक तो दोस्तों 1757 का प्लासी का युद्ध, जिसको प्लासी का युद्ध भी बोलते हैं। दूसरा दोस्तों 1764 का बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध से दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एंटर कर गई थी, यानी कि शुरुआत हो गई थी। और ये जो प्लासी का युद्ध था, मैं शॉर्ट आपको बता दूं, बंगाल के नवाब सिराजदौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ था। वहीं दोस्तों बक्सर के युद्ध में तीन राजा ईस्ट इंडिया कंपनी से हारे थे, जिसमें शाह आलम जो कि दिल्ली का बादशाह था, और अवध के नवाब और बंगाल के नवाब हारे थे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए फ्रेंड, बहुत सारे एक्ट आए थे जिनको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ये सभी 200 वर्षों के अंदर जो ब्रिटेन ने शासन किया था उसके अंदर आए थे। पहले तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आप सभी को मालूम है कि 1858 तक शासन किया, क्योंकि 1858 के बाद क्रांति, 1858 में क्रांति हुई। और इसके बाद में जो भारत में कार्य करने का जो पूरा प्रभार था वो ब्रिटेन ने मतलब ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो एक्ट आए थे ये 1857 तक, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, और दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, ये सभी किसके अंतर्गत आए थे? कंपनी के अंतर्गत आए थे। वहीं फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत दोस्तों देखिए 1858 से लेकर 1947 तक जितने भी एक्ट आए थे या फिर परिषद अधिनियम, तो दोस्तों देखिए 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, वही फ्रेंड्स 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो कि भारतीय संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे अनुच्छेद से जो यहीं से लिए गए थे। उसके बाद में दोस्तों अगस्त प्रस्ताव 1940, उसके बाद में क्रिप्स मिशन 1942, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों मैं आपको ये ब्रीफ नोट्स दे रहा हूँ, आगे देखिए इसी वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। जब 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट, देखिए इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ हम पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, बेवेल योजना आई 1945, शिमला सम्मेलन हुआ 1945, कैबिनेट मिशन 1940, अंतरिम सरकार बनी नेहरू जी के नेतृत्व में, तो ये 1940, संविधान सभा का गठन 1940, माउंटबेटन योजना जिसने दोस्तों भारत को, ये 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये 1947, भारत संविधान का निर्माण और भारत संविधान का लागू होना। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, 1764 से लेकर 1773 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का बहुत शोषण किया। वैसे तो दोस्तों पूरा कार्यकाल ही शोषण का रहा था, लेकिन इस टाइम पे बहुत शोषण किया था। अब दोस्तों शुरुआत होती है, आप थोड़ा अच्छे से ध्यान लगाएं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये दोस्तों पहला एक्ट था। ठीक है, आप सभी को मालूम है इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में दो युद्ध जीते थे, जिसमें दोस्तों एक प्लासी का युद्ध, दूसरा बक्सर का युद्ध। इन दोनों युद्धों से दोस्तों कंपनी को बंगाल और अवध और दिल्ली तक, यानी कि ये पूरा, जिसमें दोस्तों आज का उड़ीसा बिहार भी आता है, यहाँ की दीवानी मिल गई थी। तो फ्रेंड इस एक्ट में देखिए क्या हुआ था। भारत में इस एक्ट को लाने के कंपनी के व्याप्त भ्रष्टाचार, शोषण तथा तात्कालीन पीएम, उस टाइम पे दोस्तों जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त समिति स्थापित की जो कंपनी के भ्रष्टाचार और शोषण की जांच के लिए थी। यानी कि दोस्तों हो क्या रहा था, कंपनी द्वारा बहुत भ्रष्टाचार, बहुत शोषण हो रहा था। तो इसके लिए जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने एक समिति बनाई थी, ठीक है, इसकी जांच के लिए। इस गुप्त समिति की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। ठीक है, इस एक्ट का दोस्तों मुख्य उद्देश्य भारत और ब्रिटेन की कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना और कंपनी में व्याप्त दोषों को समाप्त करना। देखिए फ्रेंड, जब दो युद्ध कंपनी ने जीत लिए, ठीक है,
तो फ्रेंड्स उसके बाद में जो है जो कंपनी थी बहुत ज़्यादा जो है लूट कर रही थी या बहुत ज़्यादा जो है शोषण कर रही थी। तो जब अंग्रेज़ों को पता चला तो दोस्तों उन्होंने ये कानून कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया था। एक दोस्तों एक मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूँ। देखिए 1757 में जब प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व प्रारंभ हो चुका था, जो 1764 में बक्सर के युद्ध के पूर्णतः स्थापित हो गया था। देखिए 1757 में तो केवल बंगाल ही जीता था, लेकिन 1764 में दोस्तों बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, दिल्ली तक जो है जीत गए थे, क्योंकि तीनों राजाओं को हराया था। भारत में अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए समय समय पर अनेक एक्ट आए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि यही एक्ट आए, और भी अनेक एक्ट आए, अनेक एक्ट, चार्टर, अधिनियम लाए गए, और यही चार्टर, अधिनियम भारत संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि बने। ठीक है फ्रेंड। इस अब दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे ये हम देखते हैं। दोस्तों एक तो हुआ क्या था, इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान पेश किया गया। दोस्तों ये जो एक्ट था 1773 का, ये कंपनी के लिए पहली बार लिखित संविधान पेश किया गया ब्रिटेन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल का पद दिया गया, यानी कि जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी कि गवर्नरों को इसके अधीन कर दिया गया था। आप सभी को मालूम है 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मुंबई, मद्रास। तो इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, तो दोस्तों जो बंगाल का गवर्नर था उसको जो है गवर्नर जनरल नाम दिया गया था, तब मुंबई और मद्रास के गवर्नरों को जो है इसके अधीन ही कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल दोस्तों वारेन हेस्टिंग बना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं दोस्तों। शासन की समस्त सैन्य सिविल शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई, यानी कि दोस्तों इस एक्ट के द्वारा ये भी हुआ कि जो जो भी सैन्य और सिविल शक्तियां थी सब गवर्नर को दे दी गई। ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल को दोस्तों परिषद में गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 4 सदस्य होते थे। यह परिषद गवर्नर जनरल की सहायता के लिए होती थी। इस परिषद में निर्णय जो है बहुमत के आधार पर होता था, यानी कि 3 में से यदि किसी ने बोल दिया तो उसी का बहुमत जो है माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये दोस्तों एक टाइप की कमी थी इस एक्ट में। और गवर्नर जनरल और उसकी परिषद निदेशक बोर्ड के प्रति